हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं केस सिनेरियो। तो केस सिनेरियो 1 से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अपन सारे कंप्लीट करेंगे। तो ये 3 पार्ट में आएंगे आपके केस सिनेरियो, और अपन कोशिश करेंगे कि इन तीनों पार्ट को 2 to 3 आवर्स में कंप्लीट कर दें, राइट। तो स्टार्ट करते हैं गाइस केस सिनेरियो 1। ओके, इसका क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन 1, हाउ मच इंटरेस्ट कैन द फर्म क्लेम एज डिडक्शन। तो इसमें इंटरेस्ट की बात करी गई है। तो फर्म में देखो, पार्टनरशिप फर्म है ये। ओके, तो इसमें अपन से पूछा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के रिगार्डिंग देखते हैं क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन है। पहले देखो, इंटरेस्ट टू पार्टनर, ओके, 540 का है, इंक्लूडिंग 120 टू गोपाल। गोपाल पार्टनर है इसमें। फॉर लोन गिवन बाय गोपाल एचयूएफ। ओके, तो 120 का इसमें गोपाल एचयूएफ के दिया गया और बाकी का अदर पार्टनर्स को है। ओके, अब सैलरी दे रखी है पार्टनर की जय, गोपाल, माधव। ओके, पर मंथ दे रखी है। प्रॉफिट दे रखा है 472 का। अब इसके अलावा दे रखा है पीएसआर दे रखा है, इक्वली दे रखा है इनका। ओके, और देखो, माधव है जो पार्टनर इज नॉट एक्टिवली इंगेज इन कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, वाइल जे एंड गोपाल आर एक्टिवली इंगेज इन कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ बिजनेस। ओके, और इंटरेस्ट है 16% फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन पार्टनर्स कैपिटल was paid on 1/7/20. The clause for the same, however, entered in the partnership deed on 1/1/21. Salary paid to partners is authorized by partnership deed since inception. अब देखो पार्टनरशिप डीड कब आई है, 1/1/21 को। ओके, तो इंटरेस्ट अपन को अलाउड कब से होगा, यहीं से होगा। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 3 महीने का इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा। ओके, और देखो 16% जो पेड करा गया है 1/7/20 से करा है। तो टोटल इंटरेस्ट दे रखा है 9 महीने का। अगर आप देखोगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 महीने का है। और पार्टनरशिप डेट एंटर करिए 1/1/21 को। तो गाइस इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, मैंने पहले कर रखी ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो देखो, इंटरेस्ट था 540 का, 120 एचयूएफ कैपेसिटी में दे रखा है जो फुली अलाउड हो जाएगा। ओके, अब 420 था बैलेंस। बैलेंस 16% था, लेकिन अपन को 12% मैक्सिमम अलाउड हो सकता है, और ये 9 मंथ्स का था तो 3 मंथ्स का कैलकुलेट करा गया। ओके, पार्टनरशिप डीड से अलाउड होता है इनको। तो आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 105, और इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 2,25,000। ओके, तो बेसिकली इंटरेस्ट अपन को अलाउड इतना होगा जो पार्टनर से। तो पहले का आंसर यही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मच सैलरी कैन द फर्म क्लेम एज डिडक्शन फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। अब इसमें सैलरी निकालनी है, सैलरी की डिडक्शन कैलकुलेट करनी है। तो सैलरी अपन को पता है कि बुक प्रॉफिट पे कैलकुलेट होती है। तो पहले इसका बुक प्रॉफिट निकालना होगा, ठीक है। तो बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन देख लो। देखो, बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, नेट प्रॉफिट से चलते हैं अपन। नेट प्रॉफिट था फर्म का 472। अब इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट, जो टोटल है वो ऐड कर देंगे, क्योंकि इसको पहले डिसअलाउड लेके चलेंगे, और जो अलाउड है उसको लेस कर देंगे इंटरेस्ट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में अपन ने कैलकुलेट करा था तो उसको अलाउड कर दिया 225 को। अब इसके अलावा फर्म में दे रखे हैं अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दे रखे है, वो भी लेस हो जाएगा। और जो बुक प्रॉफिट होता है वो बिफोर पार्टनर सैलरी होता है, तो पार्टनर की सैलरी है उसको ऐड कर देंगे। तो गाइज ये आ गया बुक प्रॉफिट। ओके, अब बुक प्रॉफिट के ऊपर अपन रेम्यूनरेशन लिमिट निकालेंगे। तो फर्स्ट 3 लाख पे 90% होता है और बैलेंस पे 60%। तो 90 और 60 निकालेंगे तो इसकी लिमिट आ गई 10,05,000। ठीक है, ये मैक्सिमम रेम्यूनरेशन इसको अलाउड हो सकती है। और रेम्यूनरेशन सिर्फ एक्टिव पार्टनर को मिलती है। ओके, तो एक्टिव पार्टनर कौन थे, जय और गोपाल, ये क्वेश्चन में गिवन था। और इनकी सैलरी थी 30,000 पर मंथ और 28,000 पर मंथ। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो टोटल सैलरी इनको दे रहे हैं अपन 696। ओके, और मैक्सिमम कितनी है, इतनी। तो ये अंडर लिमिट है तो अलाउड हो जाएगी 696। ओके गाइस, तो क्वेश्चन 3 देख, द बिजनेस लॉस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अलाउड टू बी सेट ऑफ कंप्यूटिंग फर्म। अब देखो, बिजनेस लॉस बताना है अपन को
देखो कितना था पहले देख लेते हैं। बिजनेस लॉस था 3 लाख का और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था 150 का। ओके, अब देखो ऑन 1/4/20 जैस ए पार्टनर डाइड एंड हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव जे got admitted on same date. Another partner Mr. Raj also retired on same date. ठीक है, तो इक्वली पार्टनर थे, टोटल 4 पार्टनर हो गए ये। ओके, 4 कैसे हो गए, 1 2 3 और एक पार्टनर इन्होंने एडमिट कर लिया। ओके, तो 4 पार्टनर हो गए। ठीक है, अब 4 पार्टनर हो गए इनके, तो 1/4 एक का शेयर हो गया, राइट। और शेयर कितना है, अनअब्जॉर्ब जो डेप्रिसिएशन है वो तो फुली अलाउड हो जाता है, उस पर कोई इशू नहीं आता। लेकिन जो बिजनेस लॉस होता है, बिजनेस लॉस में सिर्फ उन्हीं का शेयर मिलता है जो पार्टनर होते हैं। ओके, मतलब जो जैसे डाइड हो गया था जेएस, तो उसका शेयर हटाना पड़ेगा अपन को। ओके, तो कैलकुलेशन देख लो गाइस, जो बिजनेस लॉस है 1/4 शेयर हटा दिया जो पर्सन डाइड हो गया जेएस, और इसके अलावा अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 150 फुली अलाउड हो जाता है। इसके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता, ये प्रोविजन सिर्फ बिजनेस लॉस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ फर्म। अब फर्म की टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है अपन को। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन अपन ने कर रखी है, बस पुट करनी है। बुक प्रॉफिट अपन ने कैलकुलेट कर लिया था 525 का, रेमुनरेशन लेस कर देंगे जो इनको अलाउड करी है, ऊपर निकाली था अपन ने 696, लेस करके और माइनस कर देंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। ओके, 225 ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया था, तो इसका आंसर आ जाएगा 604। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ एलपीजी अज्यूमिंग दैट लैंड एक्वायर्ड गोपाल वाज सोल्ड ऑन for 25 lakh to Jack. Fair market value of the stamp duty on the date 30 lakh and 28 lakh respectively. ठीक है, तो इसने क्या करा है, जो एलपीजी है उसके लिए बताना है अपन को कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन के लिए देखो, ये अमेंडमेंट के ऊपर है आपका, जो 10% टॉलरेट बैंड होता है ना, उसके ऊपर है। अब देखो सेल कंसिडरेशन थी, दिखा देखो क्वेश्चन पहले देखना पड़ेगा आपको। Gopal relinquished his title of land in the name of LPG for consideration of 18 lakh, which was duly recorded in the book of profit. The stamp duty value was 20 lakh. अब देखो 18 के ऊपर अगर आप कैलकुलेट करोगे 110%, तो ये कितना आ जाएगा आपका 19.8। ठीक है, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अब एक्सीड हो रही है, इसके 110% से एक्सीड हो रही है, तो अपन इसी को ही ले लेंगे सेल कंसिडरेशन। ओके, तो 20 लाख आ जाएगा सेल कंसिडरेशन। ठीक है, अब एलपीजी इसने सेल करा गोपाल ने, तो एलपीजी ने परचेज करा है, तो इसके लिए परचेज प्राइस हो जाएगा 20। अब इसके बाद एलपीजी ने सेल कर दिया 28 का। ठीक है, तो कैपिटल गेन आ जाएगा 8 लाख का, राइट गाइस। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं केस स्टडी 2। ओके, तो ये एमसीएस प्राइवेट लिमिटेड है, बिजनेस साइज का, कंसल्टेंसी का। ओके, और इसकी ग्रॉस रिसीप्ट दे रखी है 70 CR। ठीक है, अभी बेसिकली क्वेश्चन है ना पेनल्टी के ऊपर है। अपन रीड करते हैं क्वेश्चन, फिर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इफ एनी विच वुड बी लेविएबल ऑन एमसीएस प्राइवेट लिमिटेड फॉर अवेलिंग लोन इन कैश। आप देखो लोन करा इसने, कैश में ले लिया इसने। ठीक है, कितना लिया इसने, देखो रिसीव लोन इन कैश 25 लाख लिए मिस्टर ए से, 21,000 लिए मिस्टर बी से, और 11,000 लिए मिस्टर सी से। तो लिमिट होती है 20K और मोर, राइट। तो ये एक्सीड कर रही है 20K से, ये भी एक्सीड कर रही है, तो पेनल्टी लग जाएगी ए और बी। सी वाले पे नहीं लगेगा क्योंकि 20K से लेस है। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं गाइस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी लेविएबल ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन। अब देखो रीपेमेंट ऑफ लोन देखते हैं, ये कैश रिसीव था, और देखो लोन रीपे, मिस्टर ए मिस्टर ए मिस्टर ए मिस्टर ए, ये सभी मिस्टर ए को रीपे करे। 8,000 करा कैश में और 2,50,000 करा है अकाउंट पे ही,
और 21,000 किया RTGS, 15,000 करा क्रॉस चेक। अब देखो अकाउंट पे और RTGS तो हो गया स्पेसिफाइड मोड, तो इसके ऊपर तो पेनल्टी लगने की नहीं, कैश वाले पे लगेगा और क्रॉस चेक वाले पे लगेगा। अब आउटस्टैंडिंग कितना था कैश वाला 8,000 और यहाँ पे एक्सीड हो गया ये 20,000। ओके, अगर एग्जैक्टली होता तो भी लगता है इसके ऊपर, तो ये 20 से ज़्यादा हो गया, 8 और 15 आप ऐड करोगे तो एक्सीड हो गया 20 से। ओके, तो यहाँ पे भी पेनल्टी लगेगी। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, हैज़ MCS प्राइवेट लिमिटेड वायलेटेड एनी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स while receiving payment from Mr. Sham and Mr. Akhil? If yes, what is the amount of penalty MCS is liable to pay? अब देखो अपन देखते हैं जो सर्विस इसने रेंडर करी है उसके रिगार्डिंग। अब देखो MCS लिमिटेड ऑल्सो रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 2 लाख फ्रॉम फॉर सर्विस रेंडर टू मिस्टर श्याम थ्रू बियर चेक। अब बियर चेक स्पेसिफाइड मोड नहीं है तो यहाँ पे भी लग जाएगा अपन का, ठीक है, पेनल्टी लग जाएगा। पेनल्टी लगती है 2 लाख और मोर हो तो। ओके, अब यहाँ पे 2 लाख की सर्विस रेंडर करी, उसने रिसीव करा बियर चेक में, ठीक है। ही ऑल्सो रिसीव कैश 90,000 सर्विस रेंडर टू मिस्टर अंकित। अब यहाँ नहीं लग पाएगी ये लिमिट क्योंकि 2 लाख होता है, ये 2 लाख से लेस देन है। ओके, तो जो 2 लाख है उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी इसकी। क्वेश्चन 4 देखते हैं गाइस, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर 21-22 असेसमेंट ईयर एंड अमाउंट फॉर पेनल्टी लेवेबल इफ कंपनी डजंट फाइल इस टैक्स ऑडिट। अब देखो इसने पूछा है फाइलिंग डेट, ऑडिट की डेट क्या होती है, अक्टूबर होती है। ओके, अक्टूबर से जो 1 महीना पहले होता है ना, ड्यू डेट से 1 महीना पहले होता है, वो होती है ऑडिट की डेट। ओके, तो अक्टूबर नॉर्मल इसकी डेट होती है कंपनी के इसमें, तो 1 महीना पहले आ जाओ तो सितंबर इसकी डेट होगी, ठीक है। अब पेनल्टी पूछिए, पेनल्टी क्या होती है, 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1.5 CR, 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1.5 लाख। ओके, लाख आता है ठीक है, 1.5 लाख। तो देखो इसकी टर्नओवर थी 70 CR, दिखाता हूँ आपको 70, तो 70 पे अपन निकालेंगे 0.5% तो आ जाएगा 35,000 और 1.5 लाख, तो 1.5 लाख और 35,000 विच एवर इज हायर, तो 1.5 लाख की इसकी पेनल्टी लग जाएगी। ओके, अगर आपको इसकी कैलकुलेशन वगैरह देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, 1.5 लाख। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which of the 4 entities are eligible to declare income on presumption basis under Income Tax Act 1961 for assessment year 21-22? देखो प्रीजम्पशन इनकम ABC एंड कंपनी फर्म है तो इसको मिल जाएगा रिटेल में, और टर्नओवर इसका 200 लाख है तो 200 लाख तक अलाउड होता है। 11 फर्म में ये है पड़ा 44A ही लगेगा क्योंकि प्लेइंग हायरिंग लीजिंग कर रहा है और 101 लाख है तो इसके ऊपर मिल जाएगा। PQ LLP है, होलसेल ट्रेडिंग है, ध्यान रखना LLP को प्रीजम्पशन इनकम नहीं मिलती तो इसको नहीं मिल पाएगा। और XY एंड कंपनी ये भी फर्म है, इंटीरियर डेकोरेटर प्रोफेशनल हो गया ना, और 50 लाख की लिमिट है और 50 लाख है इसकी तो इसको मिल जाएगा। तो AB को मिल जाएगा, LM को मिल जाएगा, PQ को नहीं मिलेगा, LLP है, XY को मिल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the business income to be declared by AB and company and PQ and company for assessment year 21-22, assuming that entities wish to make maximum tax saving without getting their books of account audited? अब ये क्या करना चाह रहे, कह रहे हैं कि हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होए। एक बार क्वेश्चन को देख लेना, AB और PQ के लिए पूछा है बस। ओके, तो देखो AB ये रहा अपन का, PQ ये रहा, तो इसको मिल जाएगा प्रीजम्पशन, इसको मिल जाएगा। अब ये कह रहे हैं हमको नहीं कराना बुक्स ऑफ ऑडिट, तो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं हम। देखो तो AB के लिए 44 AD अलाउड है क्योंकि इसकी 200 लाख थी ना, तो 150 इसने करी है RTGS से और 20 और इसने RTGS से करी है,
तो इस पे लग जाएगा अपन का 6% और बैलेंस पे क्या लगेगा अपन का 8%। जो कैश होता है, कैश के ऊपर 6% नहीं लगता है, 8% लगता है। तो प्रीजम्पशन के बेसिस पे इनकम आ गई 12.6 लाख और बुक्स में इसने दिखा रखी है 5.6 लाख। ओके, तो अब इसको ऑडिट नहीं कराना तो अपन क्या ले लेंगे 12.6। और पी क्यू को 4480 अलाउड नहीं है क्योंकि ये एलएलपी है ना, तो 4.5 लाख इसकी एज पर बुक्स आ जाएगी। देखो ए बी की बुक्स के हिसाब से 5.6 थी और जो हमने कैलकुलेट करी प्रीजम्पशन पे 12.6, तो इसको ऑडिट नहीं करवाना तो 12.6 लेनी पड़ेगी क्योंकि प्रीजम्पशन से नीचे दिखाएंगे तो इसको ऑडिट कराना पड़ जाएगा। अब इसमें तो सिर्फ बुक्स के हिसाब से लेंगे ना, 4480 नहीं लगेगा। देखो ये भी था 200 लाख ग्रोस, आरटीजीएस से 150, ये भी, ये कैश से 30 और आरटीजीएस से 20। पी क्या वो प्रीजम्पशन नहीं मिलेगा तो डायरेक्टली 50%। तो जो बुक्स के हिसाब से वो ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the business income to be declared by Element Company for the assessment year 2022, assuming that the firm wishes to make maximum tax saving without getting its books of account audited। अब एलएम कंपनी का देखते हैं। एलिमेंट कंपनी, इसको ऑडिट नहीं करवाना और इसको प्रीजम्पशन अलाउड है, 44 AE लगेगा क्योंकि हायरिंग में है। चलो इसकी कैलकुलेशन देखे अपन। इसके एडिशनल नोट्स में दे रखी है, एलिमेंट कंपनी की डिटेल दे रखी है। तो यहाँ पे केजी के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर 12,000 से ज़्यादा है, अगर इसका वेट है 12,000 से ज़्यादा है तो इसको मानेंगे हैवी वेट और बाकी को मानेंगे लाइट वेट। लाइट वेट पे क्या करते हैं अपन 7500 रुपये लेते हैं ना, डायरेक्टली 7500 ले लेते हैं। और जो हैवी वेट होता है वो 1000 पर टन पर मंथ। ओके, तो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं अपन। देखो एलएम कंपनी है, इसमें पहले ले लेंगे ये सारे लाइट वेट है पड़े क्योंकि ये सभी है ना 12,000 तक है इनका वेट। और जो लास्ट वाला है उसका ज़्यादा है 12,000 से, तो इसके ऊपर सीधा 1000 पर टन। 13 टन है तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे और व्हीकल। ऐसे ही सारी कैलकुलेशन करोगे तो 636,500 आ जाएगा। अब आपको एक बात याद आ गई होगी क्योंकि 44 AE है तो यहाँ पे अपन को सैलरी अलाउड हो जाएगी प्रॉफिट में से और इंटरेस्ट भी अलाउड हो जाएगा। सैलरी और इंटरेस्ट दोनों अलाउड कर देंगे एलएम कंपनी का। देखो अपन की एलएम कंपनी ये थी, इसमें दे रखी है अपन को सैलरी दिखाते हैं, 1.5 की सैलरी थी और इंटरेस्ट 50 का था तो 2 लाख की डिडक्शन ये मिल जाएगी। देखो ये वेट है ना, इसके हिसाब से अपन ने कैलकुलेशन करी है 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 12,000 तक भी इसको लाइट वेट माना जाएगा। और जैसे ही 12 क्रॉस करता है तो 13 पे अपन को हैवी वाला लग जाएगा सीधा 1000 के हिसाब से। ओके गाइस, कैलकुलेशन अब चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इनकम टू बी डिक्लेयर बाय एक्शन कंपनी अंडर द हेड ऑफ PGBP for assessment year 21-22, assuming that the firm wishes to make maximum tax saving without getting its books of account audited। तो ये भी क्या चाह रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट ना हो। और XY कंपनी क्या थी, इंटीरियर डेकोरेटर, ये प्रोफेशनल है तो इसके ऊपर डायरेक्ट 50% ले लेंगे अपन। टर्नओवर 50 है तो 25 का आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 आ गया। वुड योर आंसर to question 3.3, 3.4 change if the firm decided to books of account audited? yes change होगा यार क्योंकि वहाँ प्रीजम्पशन के हिसाब से दिखा रहे थे, अब बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से दिखाएंगे ना, ऑडिट करवाना है तो लोअर आ जाएगा तो लोअर ले लेंगे, दोनों में चेंज हो जाएगा 3.3, 3.4 दोनों में। देखो प्रीजम्पशन बेसिस पे 436 आ रही थी और बुक्स के हिसाब से 410 आ रही है तो 410 लेंगे तो चेंज हो गया आंसर एलएम कंपनी का। ऐसे ही XY का चेंज हो जाएगा 28 बुक्स के हिसाब से और अपन ने प्रीजम्पशन पे 25 पे दिखा रखा है। क्वेश्चन 1 देखे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर हरी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल ऑफ बिल्डिंग
टू मिस्टर राजेश अंडर विच हेड इट इज टैक्सेबल। तो ये केस स्टडी कैपिटल गेन और पीजीबीपी के ऊपर है। अब इसने अपन से पूछा है कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, जो सेल करी है बिल्डिंग राजेश ने। ओके देखें, देखो हरी है प्रॉपर्टी डीलर है, इसने सेल करी बिल्डिंग राजेश को, फ्रेंड है इसका, 100 लाख में सेल करी है। इस दिन का एसटीवी था 120 और एग्रीमेंट की डेट को 1/9/2020 को एसटीवी था 110 और रिसीव करा डाउन पेमेंट 15 लाख एनईएफटी से। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आपको एक प्रोविजन याद आ गया होगा, अपन एनईएफटी से रिसीव करा एग्रीमेंट की डेट, तो एग्रीमेंट की डेट का एसटीवी ले लेंगे इसमें हम। ओके, क्योंकि प्रेस्क्राइब मोड है एनईएफटी 110 कंसीडर करेंगे और सेल कितने में करा है 100 में, तो 100 और 110 यहाँ पे टोलरेटमेंट देखा जाएगा 110% है कि नहीं। यहाँ पे जैसे आप लगाओगे 10% लगाओगे एक्चुअल सेल कंसीडरेशन के ऊपर 10%, तो 10 लाख आएगा। तो ये एक्सीड नहीं कर रहा 110 को। ओके, अगर एक्सीड करता तो अपन ले लेते हैं एसडीबी को, लेकिन यहाँ पे एक्सीड नहीं करा तो इसी को कंसीडर करेंगे हम सेल्स वैल्यू। कैलकुलेशन देखते हैं इसकी, तो 100 ले लेंगे। ओके, सेल वैल्यू इसका, और इसने परचेज करा था बिल्डिंग 50 लाख में। ओके, हरी ने परचेज करा था 19 में ही करा था, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर है तो इसका बिजनेस है, ये ऑब्वियसली बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगा, ना कि कैपिटल गेन में। देख लो, ये समरी बना रखी है इसकी, 100 - 50 तो 50 का बिजनेस इनकम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, is any amount taxable in the hands of Mr. Rajesh in respect of the above transaction? If so, what is the amount of under which head it is taxable? तो अब ये रिसीवर के हैंड के पे पूछ रहा है कौन सा अमाउंट टैक्सेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे रिसीवर है तो 56/10 की कंडीशन हमें चेक करनी होगी। अगर वो सेटिस्फाई होता है तो इसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा राजेश के। ओके, देखो सीधा समरी से देखो, हरी ने सेल करा था, प्रॉपर्टी डीलर था, राजेश को फ्रेंड था, बिल्डिंग सेल करी थी और 100 लाख में सेल करी थी। एसडीबी अपन ने इसका ले लिया था 110, क्योंकि एग्रीमेंट की डेट को प्रेस्क्राइब मोड से पे करा था। तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे हम, 10 लाख है और ये 110% तक ही है, उससे एक्सीड होता तो देखा जाता। अब देखो डिफरेंस इन दोनों के बीच में 10 का है। 56/10 की दो कंडीशन होती है, अगर 50K से ज़्यादा होना चाहिए और 10% एक्सीड होना चाहिए। अगर ये दोनों कम्युलेटिव कंडीशन फुलफिल होती है तो डिफरेंस टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे क्योंकि 10% से एक्सीड नहीं कर रहा तो यहाँ नहीं लगेगा 56/10। ओके, नो अमाउंट टैक्सेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रवि इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन सेल्स और रेजिडेंशियल हाउस टू मिस्टर वालिश एंड अंडर विच हेड इट इज टैक्सेबल। तो जैसे अपन ने ऊपर वाला ट्रांजैक्शन देखा था वैसे ही इस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। रवि ने सेल करा था रेजिडेंशियल हाउस टू मिस्टर वालिश। अब रवि था रिटेलर था, ठीक है, रिटेलर था और रेजिडेंशियल हाउस है तो यहाँ कैपिटल गेन लग जाएगा, क्योंकि इसका बिजनेस नहीं है ना बेचने का प्रॉपर्टी को। वालिश को सेल कर दिया 50 में, एचडीबी था इस दिन का 70 लाख और एग्रीमेंट एंटर करा था, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 55 की थी एग्रीमेंट की डेट पे, लेकिन इसने रिसीव करा अमाउंट क्रॉस चेक से। तो फ्रेंड्स, या क्रॉस चेक से रिसीव करा है तो यहाँ अपन का एचडीबी एग्रीमेंट की डेट का नहीं लगेगा, यही लगेगा एचडीबी। ओके, ऑन द डेट ऑफ सेल। तो 70 लेंगे सेल्स वैल्यू, क्योंकि अगर हम 10% इसमें अगर ऐड कर देते हो 55 होता है, तो टोलरेटमेंट से एक्सीड हो गया तो 70 सेल्स वैल्यू लेंगे। और परचेज करा था इसने 32 में, कैलकुलेशन देखो, 70 लेंगे सेल्स वैल्यू, ओके, माइनस कर देंगे 32, 38 का क्या आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्वेश्चन नंबर 4, is any amount taxable in the hands of Mr. Walish in respect of above transaction? Is the amount and under which head is taxable? वालिश के हैंड में क्या टैक्सेबल होगा, समरी से देखते हैं अपन। देखो, रवि ने रिटेल बिजनेस में था, इसने सेल करा था रेजिडेंशियल हाउस वालिश को 50 लाख में सेल करा था, एसटीबी अपन ने लिया था 70। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो ये 10% से एक्सीड भी है और 50K से ज़्यादा भी है, तो यहाँ पे 56/10 लग जाएगा। ओके, देखो
दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो 20 लाख का IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन गाइस, इज टैक्स डिडक्टेबल बाय मिस्टर राजेश एंड मिस्टर वारिश और मेकिंग पेमेंट टू दिस सेलर। अब यहाँ पे देखो TDS का प्रोविजन एक्ट हो जाएगा अगर 50 लाख या 50 लाख से एक्सीड अगर ट्रांजेक्शन होती है तो उसके ऊपर TDS कटता है। देखो यहाँ पे कितना लिया था अपन ने 100 और TDS हमेशा कटता है जो परचेज प्राइस होता है उसी के ऊपर 100 और 50, तो इन दोनों के ऊपर TDS कट जाएगा। ओके 50 से ज़्यादा हो गया ना, 50 भी हो तो भी कट जाएगा, ये ध्यान रखना गाइस। 50 है तो 50 पे भी कट जाएगा और 100 पे भी कट जाएगा। दैट्स इट। हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं केस स्टडी 5। ओके क्वेश्चन देखते हैं। Question 1. What would be the tax liability of BA Limited for assessment year 21-22 if it avails the benefit tax rates under a special provision inserted by Taxation Law 2019 Income Tax 1961 by fulfilling the conditions specified thereunder? Assume that the gross total income reflects the computation under the special provision. Okay, तो यहाँ पे थोड़ी टेंशन है ना, स्पेशल प्रोविजन। देखिए बे लिमिटेड क्या करती है भैया, देखो बे लिमिटेड है, डेट ऑफ सेटिंग अप और रजिस्ट्रेशन 1/11/2019, मैन्युफैक्चरिंग के लिए के न्यू प्लांट इसने करा है, इसकी ग्रोस टोटल इनकम 2.8 CR है। अब यहाँ पर देखो 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 यहाँ पे है ना स्पेशल प्रोविज़न बोला है तो यहाँ पे BA भी लग जाएगा अपन का, क्योंकि है ना BA भी कब लगता है। देखो ऊपर मैंने ना लिख रखा है जिससे है ना यार, चलो पहले ही देखते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉई है ना 1000 है टोटल, ठीक है। इनमें से 500 की सैलरी 24,000 और 500 की कितनी है 26,000। तो ये काम आएगा अपन को डबल जे डबल ए निकालने के लिए। 26,000 वाले को तो भी इग्नोर कर देना, क्योंकि 25,000 हो ना तो भी इग्नोर मारते हम, ये तो फिर भी 26,000, ठीक है। तो अब इसके यहाँ अपन को इनकम निकालनी है बेसिकली। ओके कैलकुलेशन देखें, देखो बे लिमिटेड है, BA भी इसको मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, 1/11/2020 को सेटअप हुई है। BA भी किसको मिलता है, BA भी मिलता है उनको जो मैन्युफैक्चरिंग में हो, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग में और ऑन और आफ्टर 1/10/19 अगर 1/10/19 के बाद हो तो मिल जाता है। अब इसको मिल जाएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग में भी है ना। कैलकुलेशन देखते गाइस, BA भी मिल जाएगा। अब 500 एम्प्लॉई थे जिनकी 24,000 सैलरी थी, अब 1/11/2020 को हुई थी ये एस्टेब्लिश, और यहीं पे इन्होंने इनको रिक्रूट करा होगा। ओके तो 5 मंथ्स की मिल जाएगी इनको, है ना। 11 12 1 2 3 तो 5 महीने की डिडक्शन कितनी होती है अपन की 30%, तो ये आ जाएगा 1.8 CR डिडक्शन निकल गई इसकी। ओके अब इसकी टोटल इनकम देखो कितनी थी पहले, देखो ग्रोस टोटल इनकम थी 2.8। अब यहाँ अपन को एक बात ध्यान रखनी होगी, ये न्यू मशीनरी जो परचेज करें इसके ऊपर ना हमारे को अपन को डेप्रिसिएशन मिलेगा ना एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि हमने स्पेशल प्रोविजन ऑप्ट कर लिया। ओके तो 2.8 में से डिडक्शन लेस कर देंगे वो इसकी इनकम आ जाएगी, ठीक है। 2.8 माइनस 1.8 तो 1 CR पे लगेगा अपन का 15%, क्योंकि BA भी अपन ने कर लिया ऑप्ट, प्लस 10% सरचार्ज इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। अगर भैया इनका 1 रुपये का भी होगा ना इनकम तो भी लग जाएगा, प्लस सरचार्ज तो लगना ही है, तो ये इनकम आ जाएगी 17-16। ओके क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ A एंड B इफ दे डू नॉट ऑप्ट फॉर स्पेशल प्रोविजन। आज स्पेशल प्रोविजन नहीं ले तो यहाँ पे BA भी नहीं मिलेगा इनको, A और B को। A और B की जो हमने टोटल इनकम निकाली है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, उनमें से अपन डिडक्ट कर देंगे डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो अलाउड हो जाएगा, हम स्पेशल प्रोविजन नहीं ले रहे। तो यहाँ अपन को कैलकुलेशन जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में करी है वो काम में आ जाएगी ना। देखो यहाँ पे इसकी आ गई थी 1 CR आ गई थी, ये 80 JJAA की रिडक्शन लेने के बाद 1 CR आ गई थी, और सेकंड वाले की आ गई थी 58 लाख। ओके अब इनमें से हमको फर्दर रिडक्शन मिलेगी डेप्रिसिएशन की। कैलकुलेशन देखो यार, 58 और 1 CR डेप्रिसिएशन, इसको एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं हो पाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर में इसको अलाउड हो गया था, क्योंकि सेटअप हो गई थी ना 19 में, तो 19 में इसको पूरा अलाउड हो गया था एडिशनल, लेकिन यहाँ पे अलाउड हो जाएगा एडिशनल 40 लाख हो जाएगा। तो गाइज कैलकुलेशन देख लो, 58 आ जाएगा, कोई डिडक्शन मिलेगी यहाँ पे क्योंकि लास्ट ईयर मिल चुकी थी एक को,
बी को मिल जाएगी 40 की, तो 60 हो जाएगा इसके लिए टैक्सेबल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वुड बी द क्वांटम ऑफ पेनल्टी पेबल बाय मिस्टर सी। अब देखो एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, पेनल्टी के चैप्टर को करके जाना, क्योंकि हर टाइम पूछते हैं क्वेश्चन ये। अंडर 270 एज्यूमिंग दैट अंडर रिपोर्टिंग इज नॉट ड्यू टू मिस रिपोर्टिंग। मिस रिपोर्टिंग होता तो 200% लगता अब, लेकिन यहाँ पे मिस रिपोर्टिंग नहीं है तो 50% लगेगा पेनल्टी। ओके, तो सी लिमिटेड का देखें, देखो देखो देखो, सी लिमिटेड का टर्नओवर 2019 में था 499 करोड़, तो ये 400 से ज़्यादा है, तो इसके ऊपर टैक्स रेट तो अपन को पता है कितना लगेगा, 30% लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे बेसिकली यार, पेनल्टी का चैप्टर करके जाना। 16 और 20 ये अंडर रिपोर्टेड इनकम होगी। कैलकुलेशन देखते हैं, देखो 499 इसकी टर्नओवर थी सी लिमिटेड की, तो इस पर 30 लग जाएगा, और डी की थी 251, तो यहाँ पे 25 लग जाएगा। और पेनल्टी निकाले, पेनल्टी 20 पे निकाल देंगे पहले टैक्स, ऐसे ही 16 पे लगा देंगे टैक्स। अब इन पे टैक्स कैसे लगाओगे तो आपको पता होगा, 30 प्लस 12% प्लस 4, ये सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज 12 कब लगेगा, जब 100 CR से ज़्यादा होती है ना, तो लग जाता है सरचार्ज 12%, तो 12% सरचार्ज भी लगेगा यहाँ पे। और ये मिस रिपोर्टिंग नहीं था इसलिए 50% की पेनल्टी लगेगी। ओके गाइज, अब इनका डिफरेंस जो भी आएगा ना, पहले 20 पे कैलकुलेट इतना टैक्स आ गया, 16 पे कैलकुलेट करा तो इतना आ गया टैक्स, इनका डिफरेंस के ऊपर 50% की पेनल्टी लगा दी। ओके, ऐसी डिलिमिटेड का लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे डिलिमिटेड की पेनल्टी पूछी है, तो 20 है, 20 पे लगा देंगे यहाँ पे, 16 पे यहाँ पे लगा देंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस आ गया, इसके ऊपर 200, क्योंकि मिस रिपोर्टिंग के हिसाब से थी। देखो मैं दिखा देता हूँ एक बार। एज्यूमिंग दैट अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इज ड्यू टू मिस रिपोर्टिंग, तो 5.5 में मिस रिपोर्टिंग है और इसमें नोट मिस रिपोर्टिंग 5.4 में। यहाँ पेनल्टी लगेगी 50, यहाँ लगेगी 200। ओके गाइस, सिंपल है यार, करके जाना केस स्टडी। ये बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर है, बहुत सिंपल है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम जेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट टू यूनिट होल्डर एक्स एंड वाई। अब एक जेड लिमिटेड है, जेड लिमिटेड बेसिकली इसके स्टडी में एसपीवी है, और हमसे पूछा जा रहा है जो इनकम हुई है एसपीवी से, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। देखें, देखो केस स्टडी में देखते हैं, ये रिट है, ये एसपी जेड लिमिटेड है, जेड लिमिटेड जो एसपीवी है ये। देखो, जेड लिमिटेड इज इंडियन कंपनी इन विच बिजनेस ट्रस्ट होल्ड 100% ऑफ द शेयर होल्डिंग। इट मीन्स जेड लिमिटेड क्या है, एसपीवी है, और इसके अंदर है ना एक्स और वाई शेयर होल्डर है। ये एक्स रेजिडेंट वाला है और वाई नॉन रेजिडेंट वाला है। इसके पास 100 यूनिट है, इसके पास 500 यूनिट है, और टोटल यूनिट कितनी है, 5000। तो अब बता दो इंटरेस्ट इनकम, कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम जेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट टू यूनिट एक्स और वाई को। तो कैलकुलेशन देखी, देखो टोटल 10 लाख का इंटरेस्ट था, 100 यूनिट एक्स के पास थी और टोटल 5000 यूनिट थी, तो प्रोपोर्शनेट कर देंगे। अब ऐसे ही अपन वाई का निकालेंगे, 10 लाख का था इंटरेस्ट, 500 यूनिट इसके पास थी और 5000 टोटल थी, तो 1 लाख यहाँ पे आ जाएगा। ओके, देखो इंटरेस्ट इनकम 10 थी और प्रोपोर्शनेट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक्स में और वाई में। नेक्स्ट, in respect of short term capital gain 4 lakh on sale of listed share of Indian company and 8 lakh on sale of development properties। अब लिस्टेड शेयर है 111 ये लग जाएगा, और जो डेवलपमेंट वाला है उस वाले पे क्या लगेगा, डेवलपमेंट वाले में अपन का लग जाएगा एमएमआर 42.744% होता है। ठीक है, अब देखो जो लिस्टेड वाला है उस पे तो 111 ए वाला लग जाएगा 15% प्लस सरचार्ज, और जो डेवलपमेंट वाला है उसके ऊपर लग जाएगा एमएमआर। और गाइस एक बात बताना चाहूँगा आपको, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने करा था, तो यहाँ पे
TDS का ट्रीटमेंट भी देख लो, जैसे रेजिडेंट था X और Y था नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट के ऊपर 10% का कटता है LBA में और नॉन रेजिडेंट पे 5% कटता है। और अगर मई 20 से लेके 31 तक करते हैं तो यहाँ पे अपन को 1/4 का डिडक्शन मिल जाता है। बोले तो 75% तक का लगता है यहाँ पे TDS। ओके, तो 10 का अगर हम 75% करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5%। ये सिर्फ रेजिडेंट के लिए अलाउड होता है, नॉन रेजिडेंट के ऊपर नहीं होता। यहाँ पे सेम 5% ही लगेगा और सरचार्ज तो इसके ऊपर लगता है क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट के ऊपर नहीं लगेगा सरचार्ज, ध्यान रखना, नॉन रेजिडेंट के ऊपर लगता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, द डिविडेंड component ऑफ इनकम फ्रॉम जेड लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर एक्स एंड वाई। अब डिविडेंड इनकम देखो, केस स्टडी में लिखा हुआ है जेड लिमिटेड डजंट ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर 115BAA। अब इसने ना नोट ऑप्ट कर रखा है, नोट ऑप्ट कर रखा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों के हाथ में एग्जाम्प्ट हो जाएगा डिविडेंड। देखो डिविडेंड एग्जाम्प्ट हो जाएगा रिट के हाथ में, यूनिट होल्डर के हाथ में, क्योंकि नोट ऑप्ट कर रखा है। अगर ऑप्ट कर लेता तो रिट के हाथ में क्या हो जाता, एग्जाम्प्ट, और यूनिट होल्डर के हाथ में हो जाता टैक्सेबल। कुछ नहीं है यार, ये प्रोविजन एक बार आपने पढ़ रखे है तो सिंपल है क्वेश्चन ही। देखो इफ जेड लिमिटेड एक्सरसाइज ऑप्शन, अब 115BAA इसने एक्सरसाइज कर लिया तो यहाँ पे अपन का क्या लगेगा, रिट के हाथ में क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट, और यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। सिंपल। तो छोटे छोटे प्रोविजन आपको याद रखने होंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बिजनेस ट्रस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिवेंचर। ठीक है, इंटरेस्ट किससे मिला है, अनलिस्टेड डिवेंचर ऑफ रियल एस्टेट कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर वुड बी। अब जो इंटरेस्ट है उसका क्या करेंगे, देखो अदर देन SPV इंटरेस्ट तो MMR लग जाएगा। अगर इंटरेस्ट किसका होता, इंटरेस्ट अगर होता SPV का तो वो होता एग्जम्प्ट, लेकिन अदर देन है तो यहाँ पे लग जाएगा MMR। ओके, लास्ट क्वेश्चन, द रेंटल कंपोनेंट ऑफ इनकम फ्रॉम द रियल एस्टेट एसेट रिसीव्ड बाय बिजनेस ट्रस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स यूनिट होल्डर। अब रेंटल इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन दोनों को। रेंटल इनकम क्या रिट के हाथ में एग्जाम्प्ट होती है, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होती है। सिंपल है यार, बस एक बार पढ़ लो इसे। मेशर्स MNO इज डीम्ड टू हैव अंडर रिपोर्टेड इट्स इनकम सिंस इट्स। अब बेसिकली ये क्वेश्चन पेनल्टी के ऊपर, भाई पेनल्टी का क्वेश्चन हर बार आता है, पेनल्टी को पढ़ के जाना। ठीक है, अब MNO की अंडर रिपोर्टेड इनकम है, इनमें से अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमको चूज करना। ओके, देखो देखो यहाँ से स्टार्ट है अपन की। अब ना जो ये इनकम फर्निश कर दी इसने और इसका जो ये इंटीमेशन मिलता है, बेसिकली समरी असेसमेंट होता है। ओके, तो अपन को इन दोनों का डिफरेंस नहीं लेना जब भी अपन को अंडर रिपोर्टेड इनकम कैलकुलेट करनी है, इसको काटा मार देना। ठीक है, पेपर में दिखते ही, ये वैसे ही यार कंफ्यूज करने के लिए। अपन को कैलकुलेट करना है इसका और 143.3 इन दोनों का डिफरेंस लेना है। ओके, उसके बाद रीअसेस हुई है 147 में, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेना है। 85-65 का डिफरेंस लेना है और 50 और 65 का डिफरेंस लेना है। अब इसकी कैलकुलेशन दिखाता हूँ आपको। देखो 143.3 143.1 147 143.3। ओके, ये अनरिपोर्टेड रिपोर्टेड है इसलिए इसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, MNO पार्टनरशिप फॉर्म है। ओके, सिंपल है यार, ये हर बार पता नहीं क्यों पूछते हैं, फेवरेट एरिया है ये इंस्टीट्यूट का। मिस्टर M इज डीम्ड टू हैव अंडर रिपोर्टेड हिज इनकम। अब N जो है इसके अंदर पार्टनर था एक, दिखाएं ये देखो, मिस्टर N ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, एज है 58 ईयर्स, पार्टनर है ये फर्म में और नोट फर्निश इज रिटर्न। अब इसने भैया रिटर्न फर्निश नहीं करी है और इसकी टोटल इनकम थी 15 लाख और इस पे लगा दिया बजा। ठीक है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लग चुका है इसके ऊपर, तो 15 लाख है। अब इसके ऊपर तो पेनल्टी लगेगी क्योंकि इसने टोटल इनकम इसकी 15 लाख है और इसने फर्निश नहीं करी ROI। ओके, तो कितना लगेगा इसके ऊपर, अंडर रिपोर्टेड इनकम इसमें मानेंगे 15 माइनस 2.5 लाख जो होता है ना अपना 2.5 बेसिक लिमिट,
वो अंडर रिपोर्टेड होती है, लेकिन जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे अपन वो 15 लाख के ऊपर करेंगे। ठीक है, देखो अब रीजन बताना था अपन को। अंडर रिपोर्टेड, नोट फाइल करी इसने, फाइल नहीं करी इनकम, और इनकम एक्सीड है बेसिक एग्जामिशन लिमिटेड से। जो लिमिट होती है ना बेसिक एग्जामिशन लिमिट 2.5, उससे ज़्यादा है ना, 15 लाख है, तो इसको फाइल करनी थी लेकिन फाइल नहीं करी, दैट्स वाई इसके ऊपर पेनल्टी लेवी होगी। क्वेश्चन थर्ड, एज्यूमिंग दैट द अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग। अब मिस रिपोर्टिंग की वजह से नहीं थी अंडर रिपोर्टिंग, ठीक है, तो पेनल्टी बताओ MNO के ऊपर। ओके, मिस रिपोर्टिंग होता तो इसके ऊपर लगता 200%, अब ये मिस रिपोर्टिंग नहीं है तो 50% पेनल्टी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर लिखा हुआ है अंडर रिपोर्टिंग इनकम मिस रिपोर्टिंग, तो यार 200 लगेगा पेनल्टी। यहाँ पे नोट ऑन अकाउंट मिस रिपोर्टिंग है तो यहाँ 50% लगेगा। ठीक है, अब इसकी देखे अपन कैलकुलेशन, देखो डिफरेंस ले लिया पहले 50 और 65। अब इसके ऊपर कैलकुलेट करो पहले टैक्स। ओके, 65 के ऊपर 30% लगाओ, प्लस 4% सरचार्ज लगाओ, ऐसे 50 के ऊपर 30% लगाओ, फिर 4% सरचार्ज लगाओ। अब अपन इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये डिफरेंस ले लिया, पेनल्टी लगेगी 50%, क्योंकि क्या है इसकी, समझ गए हो यार, मिस रिपोर्टिंग नहीं है ना। अब अगले में मिस रिपोर्टिंग थी तो 200% ले लिया, और यहाँ पे रीअसेसमेंट का केस है। ठीक है, यहाँ पे असेसमेंट का केस है, यहाँ पे 85 65 का डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे 65 50 का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी वैसे ही 30% प्लस 4%, 30 प्लस 4%, और इन दोनों का डिफरेंस, और इसके ऊपर 200% पेनल्टी। देखो मैं दिखाता हूँ, 50 और 65 का डिफरेंस, 85 और 65 का डिफरेंस, 65 50 का डिफरेंस, 85 65 का डिफरेंस। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। एज्यूमिंग दैट अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग। अब यहाँ पे एंड के केस में बतानी है अपन को पेनल्टी। ठीक है, ये मिस रिपोर्टिंग नहीं है तो 50% लगेगा पेनल्टी। तो इसकी 15 लाख थी टोटल इनकम, लेकिन है ना जो अंडर रिपोर्टिंग इनकम होती है वो आफ्टर बेसिक एग्जामिशन लिमिट लेते हैं, बोले तो 12.5 लेंगे अंडर रिपोर्टिंग, और पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे 15 के ऊपर। ठीक है, 15 के ऊपर, तो 15 के ऊपर कैलकुलेट करो यार। देखो अंडर रिपोर्टिंग 12.5 और 15 के ऊपर कैलकुलेट करोगे ना, तो इसके ऊपर लग जाएगा 2,73,000 का टैक्स, और अंडर रिपोर्टिंग नहीं थी तो 50% पेनल्टी। सिंपल है यार। स्टार्ट करते हैं केस स्टडी 8। क्वेश्चन नंबर 1, बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड। तो इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर है ये केस स्टडी। क्वेश्चन 1, विद रिस्पेक्ट टू इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड 1 फॉर प्रीवियस ईयर 2021। तो इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम है, उसके रिगार्डिंग ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमें पता है इन्वेस्टमेंट फंड के एंड में सिर्फ बिजनेस इनकम टैक्सेबल होती है और अदर इनकम एग्जाम्प्ट होती है। ओके, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फंड फंड बिजनेस इनकम 40 लाख, और लॉन्ग टर्म और अदर सोर्स इनकम ये सब यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगी, और बिजनेस इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में एग्जाम्प्ट के, तो 40 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, और यूनिट होल्डर के एंड में देखो 28 लाख हो गए, ये टैक्सेबल होगा यूनिट होल्डर। टोटल कितने थे? 35 यूनिट होल्डर, 28 लाख डिवाइड बाय 35 तो आ जाएगा 80,000। 80,000 टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ ईच यूनिट होल्डर। ओके, सेकंड, what is the applicable rate of tax on the component of income of investment fund 1 for previous year 2021 in the hands of investment fund 1। तो investment fund 1 क्या था? LLP था, तो इसके ऊपर लगेगा 30%। 14 लाख की इनकम थी इसकी, तो इसके ऊपर लग जाएगा 30% प्लस 4% HCC। ओके, थर्ड, विद रिस्पेक्ट टू इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड 2। अब एक और इन्वेस्टमेंट फंड है, इन्वेस्टमेंट फंड 2, इसके बिजनेस लॉस है। तो बिजनेस लॉस को अगर हम सेट ऑफ कर देते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो 4 लाख का ये कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। ओके, सिर्फ बिजनेस फंड ही इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, और जो लॉन्ग टर्म लॉस है इसको यूनिट होल्डर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।
अब 20 लाख का था लॉन्ग टर्म लॉस और 50 थे यूनिट होल्डर, तो 50 से इसको डिवाइड कर दो 20 को, ये यूनिट होल्डर फिर कर सकते कैरी फॉरवर्ड, और 4 लाख का आफ्टर सेटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। इसका ऑप्शन ये है सी, 4 लाख बिजनेस लॉस, 40,000 कैन बी कैरी फॉरवर्ड बाय ईच यूनिट होल्डर। If in the previous year 21-22 investment fund 2 has business income of 15 lakh and long term capital gain 25 lakh, then its total income, अब इन्होंने सिनेरियो चेंज कर दिया, बिजनेस इनकम दे दिया है 15 की और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे दिया 25 का। तो 15 की थी बिजनेस इनकम और अपन की सेट ऑफ करने के बाद कितनी बची थी, 4 लाख का लॉस बचा था, तो 11 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। सी ऑप्शन। ओके, तो गाइस ये क्वेश्चन बेसिकली असेसमेंट कंप्लीशन टाइम लिमिट के ऊपर है। देखिए क्वेश्चन 1, व्हाट इज द टाइम लिमिट अवेलेबल टू असेसिंग ऑफिसर फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ऑफ मिस्टर राम एंड मिस्टर श्याम फॉर असेसमेंट ईयर 18-19। तो 18-19 के लिए बताना है असेसिंग ऑफिसर के पास कितना टाइम है कंप्लीशन करने के लिए, 18-19। ओके, असेसमेंट ईयर देखो, मिस्टर राम फाइल रिटर्न असेसमेंट ईयर 18-19 ऑन 34/20 इन रिस्पॉन्स टू नोटिस 148 सर्व ऑन 20 मार्च 2020। तो 148 में टाइम लिमिट होती है अपन की, जब सर्व होते हैं ना उस ईयर के एंड से प्लस 12 मंथ। तो सर्व कब हुआ हमारे को 20/3/20 को, तो इसका ईयर एंड कब होगा, 20/3/20 का ईयर एंड हो जाएगा अपन का 31/3/20। ओके, और प्लस कर देंगे इसमें 12 मंथ, तो इतना टाइम अलाउड होता है उसको असेसिंग ऑफिसर को, तो ये आ जाएगा 31/3/21। ओके, अब ऐसे शाम का देखेंगे, शाम ने फाइल करा था असेसमेंट 18-19 का 30/4/20 को इन रिस्पॉन्स ऑफ नोटिस 148। सर्व की डेट उठाएंगे फिर से। अब यहाँ पे ईयर एंड कब होगा, 20-21 है, 20-21 का ईयर एंड होता है 31/3/21, प्लस कर देंगे 12 मंथ। ओके, तो 22 आ जाएगा इसका। देखो ठीक है, प्लस 12 मंथ कर देते हैं, इसका आंसर देख लो 21/22। Second question, what is the time limit available to assessing officer for completion of assessment by passing order 143 राम श्याम। अब देखना है 19/20, रिटर्न फाइल करी थी राम ने 19/20 की 20/9/19। अब 143 की कंप्लीशन टाइम लिमिट होती है जिस ईयर में फाइल करी है उसका ईयर एंड से प्लस 12 मंथ। अब इसका ईयर एंड कब आएगा अपन का, 31/3/20, इसमें प्लस कर देंगे 12 मंथ। ओके, तो इसका 21 आ जाएगा, एंड ऑफ 21 फाइनेंशियल ईयर। और इसका देखो शाम का फाइल्ड 19/21 30/9/19। अब इसका केस ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास गया है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास जाता है तो 12 मंथ तो वैसे होते हैं नॉर्मली, प्लस 12 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाता है ईओ को, क्योंकि टीपीओ के पास चला गया ना इसका। तो इसका ईयर एंड कब होगा, 20 प्लस करेंगे 24 मंथ, 12 मंथ नहीं, 12 मंथ तो नॉर्मल होते हैं, प्लस 12 मंथ और क्योंकि टीपीओ के पास गए, तो इसका क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। 21 आ गया राम का, 22 आ गया शाम का। ओके, लास्ट क्वेश्चन, assuming that Mr. Ram and Mr. Sham have business loss pertaining to 2021, can they carry forward losses set of business income? तो कैरिड फॉरवर्ड बेसिकली हम जो बिजनेस लॉस होते हैं ना उनको कैरिड फॉरवर्ड तभी कर सकते हैं हम जब हमने रिटर्न टाइम पे भरी हो। तो अपन को चेक करना है 20-21 के लिए, 20-21 किसने फाइल करी है 25/9/20 को, तो राम को तो भैया नहीं होगा, ठीक है, जुलाई था इसके लिए। शाम ने कब करी है 1/10/20, इसको हो जाएगा क्योंकि इसका ना टीपीओ में जा चुका है, टीपीओ में जा चुका है ना,
ईपीओ में चला गया था इसका, तो भैया इसको इसकी डेट आ जाएगी नवंबर 20, तो इसको अलाउड हो जाएगा। शाम को राम को अलाउड नहीं होगा। देखो मिस्टर श्याम कैन कैरी फॉरवर्ड, हाउएवर राम कैन नॉट डू द स्टडी टाइम। ओके, क्वेश्चन देखे। Question 1. Is Indico Academy required to deduct tax at source on amount received or receivable by Mr. B? If so, what is the amount of tax to be deducted? तो ये 194 ओ के ऊपर है बेसिकली क्वेश्चन। यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर है इंडिको और मिस्टर बी उसके थ्रू सर्विस दे रहा है। 194 कब लगता है? जब 5 लाख से ज़्यादा आ जाती है इनकम के सेल और परचेज, और 1% कटता है। अब देखो वैल्यू ऑफ सर्विस दे रखी है 2 लाख, 1,50,000, 1,40,000, तो इनका एग्रीगेट हो गया 4,90,000 और इसके एडिशन में 20,000 की और दी है। इस ईयर में दिया, प्रीवियस ईयर में तो 20,000 भी इंक्लूड कर लेंगे तो 5,10,000 हो गया, विच इज़ एक्सीड 5 लाख। ओके, और लेकिन है ना इसमें इसने पैन नंबर नहीं दिया। पैन नंबर नहीं दिया इसका मतलब यहाँ पे TDS कटेगा 5% इंस्टेड ऑफ 1%। पैन नहीं देते तो 5% कटता है 194 में। ओके, तो 5,10,000 टोटल एग्रीगेट हो गया। लेकिन ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था 1/10/2020, तो जो ये पेमेंट है फर्स्ट वाली इसके ऊपर नहीं कटेगा TDS, क्योंकि इस वक्त तो था ही नहीं 194M। ओके, तो 5,10,000 का 2 लाख कटा देंगे, 3,10,000 के ऊपर अपन लगा देंगे टैक्स 1%। 1 नहीं लगेगा यहाँ, 5 लगेगा क्योंकि पेन नहीं दिया ना, तो 5% लगा दो। तो इसका आंसर आ जाएगा अपन का TDS काटने के बाद 15,500। ठीक है, 15,500 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन सेकंड, इज मिस्टर एन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स 194J। एन को 194J में देखना है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दे रखा है बी ने इसको सर्विस प्रोवाइड करी है इनको। ठीक है, इसकी एन की टर्नओवर थी 1.2 CR और ऑफिस प्रीमाइस के लिए 40,000 रुपये पे करे एन ने, और रेजिडेंशियल प्रीमाइसिस के लिए 60,000 पे करे। तो रेजिडेंशियल 194J इस पे नहीं लगेगा। ठीक है, 60,000 पे नहीं लगेगा, 40 पे लगेगा 10% पे, तो 4,000 इसका आंसर आ जाएगा। पर्सनल के ऊपर नहीं लगता। ठीक है, 194J, तो इसका 4,000 आंसर आ जाएगा। इज मिस्टर एन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194M? इफ सो व्हाट इज द अमाउंट? तो M 194M कब लगता है? जब 194J नहीं लगेगा। 194J नहीं लगेगा। 194M की कंडीशन एक और होती है कि अगर 50 लाख से ज़्यादा होते हैं तो ही लगता है 194M। लेकिन यहाँ पे N को तो 60,000 था ना, तो 60,000 था पर्सनल वाला, तो नहीं लगेगा यहाँ पे। ओके, क्योंकि इसकी डिमांड होती है 50 लाख अगर हो तो ही लगेगा 194M, तो यहाँ नहीं लगेगा। नो टैक्सेस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, नो टैक्सेस रिक्वायर्ड। क्वेश्चन 4, is Mr. B required to deduct equalization levy on the amount of payable to Mr. Tumble LLC or Doodle Incorporation? If so, what is the amount? तो equalization levy 6% से levy होती है। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो 1,10,000 इज पेबल बाय मिस्टर बी टू टम्बल, और जिसका ऑफिस नहीं है इंडिया में। तो यही कंडीशन होती है अगर नॉन रेजिडेंट एडवर्टाइजमेंट सर्विस दे रहा है इंडिया को। ठीक है, और जिसका PE इंडिया में नहीं है तो उसके ऊपर अपन इक्वलाइजेशन लेवी काटते हैं एट द रेट 6%। तो इस पर 6% काटेंगे तो 6,600 आ जाएगा। ऐसी डूडल से भी ली है 1,05,000 के ऊपर भी अपन काटेंगे 6%। ओके, तो 1,05,000 पे काटेंगे अपन तो आ जाएगा 6,300। तो 6600 और 6300 आंसर आ जाएगा इसका। देखो 6600 और 6300 आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज मिस्टर बी ग्रॉस टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी? तो इसकी है ना ग्रॉस इनकम पे जो टैक्स लाइबिलिटी है मिस्टर बी की वो कैलकुलेट करनी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो 5,10,000 अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट करा था। ओके, और ऊपर एन को भी दी थी, लेकिन एन की यहाँ पे 40 लाख में इंक्लूड कर लिया है, एक्सक्लूड कर दी थी ऑनलाइन। तो 510 ये होगी ऑनलाइन वाली, और 40 लाख इसके अलावा आ गई। ओके, और इसके अलावा इसने एक और दी थी, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। इसने दी थी, ये रिसीव करे 3,50,000 कंट्री ए से। ओके, और आफ्टर डिडक्शन ऑफ 50,000, मतलब ग्रोस 4 लाख रही होगी, तभी तो इसके ऊपर टैक्स 50,000 का कटा होगा। तो अपन इसमें 4 लाख ले लेंगे। 4 लाख यहाँ से आ गया इनकम, 5,10,000 ऑनलाइन से आ गया, और 40 लाख आ गया इंक्लूडिंग एन से आ गया। ठीक है, 40, 510 और 350।
तो अपन की इनकम आ गई 49,10,000। तो ये प्रोफेशनल है, क्योंकि डेकोरेटिव इंटीरियर डेकोरेटिव सर्विस देता है वो प्रोफेशनल में आता है। तो यहाँ पे इसको 44 ADA मिल जाएगा, 50% से हो जाएगा, ठीक है। डीम वो इनकम मान लेंगे ना, तो 49,10,000 को 50% से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इनकम आ जाएगी 24,55,000। 4,55,000 के ऊपर अपन टैक्स लगा देंगे नॉर्मल स्लैब रेट से, तो इसका आंसर आ जाएगा 5,70,960। ए आंसर, दैट्स इट गाइस।